हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंदिहान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट्स है। मैंने सारे फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। ये आर्टिकल 32 से 35 तक दिए हैं और इसको कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वेरी हार्ट ऑफ इट। क्यों ऐसे कहा जाता है, क्यों है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्यों है या उसका हार्ट क्यों उसको कहा जा रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जब भी कोई हमारे पास राइट आता है तो उसके साथ हमारे पास रेमेडी भी आती है। मान लो वो राइट वायलेट हो गया, मान लो वो राइट आपसे किसी ने छीन लिया, तो उसको बचाने के लिए भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो बचाने के लिए जो मैकेनिज्म है फंडामेंटल राइट्स को, वो ये वाला राइट है। ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट ही है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, उसको बचाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होगा वो भी फंडामेंटल राइट ही आपका कहलाएगा। तो वो ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ही एक तरीके से आपके राइट्स को सेफगार्ड करता है। जब भी आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। देखो, अगर कोई और आपका राइट वायलेट होता है तो आपको एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, फिर उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट, फिर जाते हो आप सुप्रीम कोर्ट। एक लाइन से आपको चलना रहता है। बट अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये सिर्फ आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। कोई और लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप इस चीज को यूज नहीं कर पाओगे। चैनल पर अगर आप नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लॉ के ऐसे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आने वाले हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियोस को। कोई सजेशन है किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इश्यू कर सकता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि वो रिट्स इश्यू कर सकता है। इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कोई नया लॉ गवर्नमेंट लाकर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पावर को कर्ब नहीं कर सकती, उससे छीन नहीं सकती कि आज गवर्नमेंट नया लॉ ले आई जिससे कि हाई कोर्ट का जो 226 में पावर दी हुई है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। उसके पावर्स इस वजह से कम नहीं हो सकते कि कोई नया लॉ लाया है गवर्नमेंट ने। हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से बहुत ज्यादा होता है, राइट। हाई कोर्ट के पावर्स सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन के मामले में। मान लो आपका राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट जो ये राइट टू इक्वालिटी, जो कि फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ है, इसको एनफोर्स कराने में एक रिट इशू कर सकता है। इसकी सिर्फ इतनी ही ताकत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए तो रिट्स इशू कर ही सकता है, बल्कि और भी अलग अलग पर्पसेस के लिए रिट्स इशू कर सकता है। अब हम रिट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ये जो रिट है ये एक ऑर्डर के नेचर में होती है, ठीक है। मान लो आपने किसी को पकड़ के अपने घर में कैद कर रखा है, ठीक है, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे, रिलीज ही नहीं कर रहे, आपने उसको पकड़ के रख लिया है। तो जो कोर्ट है हेबियस कॉर्पस रिट इशू करेगी, राइट, और बोलेगी कि आपने क्यों पकड़ के रखा है, उस पर्सन को हमारे सामने लाया जाए। और कोर्ट देखेगी क्या जो आपने उसको कन्फाइन करके रखा था वो कन्फाइनमेंट लीगल था या नहीं था। अगर वो लीगल कन्फाइनमेंट नहीं था तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ केसेस में हेबियस कॉर्पस नहीं इशू की जाती है। वो केसेस क्या है देखते हैं। जिस पर्सन को डिटेन किया गया है, कन्फाइन किया गया है, या जिस पर्सन के अगेंस्ट रिट इशू की गई है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। ऐसा पर्सन जैसे कि जेल में रखा गया है और उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज है तो वहां पे हेबियस कॉर्पस ऑब्वियसली काम की नहीं रहेगी। अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ और किसी पर्सन को पकड़ा गया है तब ये रिट काम की नहीं रहेगी, क्योंकि भाई अगर कंटेम्प्ट किया गया है, कोर्ट की अवमानना की गई है, कोर्ट की इंसल्ट की गई है और किसी को अरेस्ट करके रखा गया तो हेबियस कॉर्पस कहां से आप इशू कर दोगे। इसमें जो लैंडमार्क केस है वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का। इसको हेबियस कॉर्पस केस भी बोला जाता है। इस केस में हेल्ड किया गया था कि इमरजेंसी के दौरान हेबियस कॉर्पस सस्पेंड की जा सकती है। मतलब इमरजेंसी के दौरान अगर आपको किसी ने डिटेन कर लिया है तो उस वक्त हेबियस कॉर्पस रिट को इशू नहीं किया जाएगा। सेकेंड है रिट ऑफ मैंडेमस। पब्लिक के अलग अलग राइट्स को बचाने के लिए ये रिट का यूज किया जाता है, या कोई पब्लिक अथॉरिटी है जो कि अपनी ड्यूटी सही से नहीं डिस्चार्ज कर रही है या अपनी लिमिट्स में रहकर काम नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट इसको इशू किया जाता है।
जब भी एक तरीके से रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक अथॉरिटी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्म करने से, तब इस रिट को इशू किया जाता है ताकि पब्लिक तक जस्टिस पहुंच सके। कब कब इशू किया जा सकता है? जब ज्यूरिसडिक्शन सही ना हो, एरर हो ज्यूरिसडिक्शन में, नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वायलेट हो रहे हों। फिर इसको तभी इशू किया जा सकता है जब आपकी कोई लीगल राइट एग्जिस्ट करती हो। जब आपका कोई लीगल राइट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो लीगल ड्यूटी कहां से कोई परफॉर्म करेगा, राइट? तो आपका लीगल राइट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको कि वायलेट किया गया है और लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं की गई है दूसरे पर्सन के पार्ट पर, तब उस पर्सन के अगेंस्ट इस रिट को इशू किया जाएगा। और जो वो लीगल ड्यूटी है वो पब्लिक नेचर में होनी चाहिए, यानी कोई पब्लिक अथॉरिटी है जिसको कि लीगल ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, उसने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जिसकी वजह से आपका लीगल राइट वायलेट हो गया, तब इस रिट को इशू किया जाएगा। मैंडेमस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। किन लोगों के अगेंस्ट इस रिट को इशू नहीं किया जाएगा वो देखते हैं। प्रेसिडेंट को हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने ऑफिस की ड्यूटीज को परफॉर्म करे, अपने पावर्स को यूज करे, राइट? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया जा सकता है। किसी स्टेट के गवर्नर के अगेंस्ट भी इसको इशू नहीं किया जा सकता है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इसको इशू हम नहीं कर सकते हैं, राइट? वो पब्लिक अथॉरिटी होना चाहिए, ये एक्सप्रेसली हमने पीछे पढ़ा था। किसी कंपनी के अगेंस्ट भी इशू नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर देगा, तो उस स्टेट लेजिस्लेचर के अगेंस्ट आप मैंडेमस इशू नहीं करा सकते हैं। कोई ऐसा इंफीरियर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर है जिसको कि अपने सुपीरियर्स की, जिसको कि अपनी हायर अथॉरिटीज की बात माननी है, उसको फॉलो करना है, तो उस इंफीरियर ऑफिसर के अगेंस्ट आप इसको इशू नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हायर सुपीरियर की बात मान के ही कर रहा है सब कुछ, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो अपना पावर मिसयूज करती हैं, उससे पब्लिक को बचाने के लिए मैंडेमस का यूज होता है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में हेल्ड किया गया था कि इस मैंडेमस रिट को हम प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं इशू कर सकते हैं, राइट? हम ये प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकते कि कितने जजेस हाईकोर्ट में होने चाहिए, वो नंबर फिक्स करो, और कितनी वैकेंसीज है उनको फिल करो, ये हम प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकते और उनके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं कर सकते हैं। थर्ड इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन को स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा, स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन में क्या फर्क होता है? इंजंक्शन देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ, ठीक है? मान लो मेरा घर है और जो पड़ोसी है मेरे घर के बगल में, वो जिस सड़क के बीचों बीच कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहा है, ठीक है, जिससे कि जो मेरा वे है आने जाने का वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो अब मैं कोर्ट जाऊंगी और मैं बोलूंगी इस पर भाई कुछ इसको रोक लगाइए, नहीं तो मैं जाऊंगी कैसे अपने काम से, राइट? तो कोर्ट यहाँ पर इंजंक्शन लगाएगा उस पर्सन पर, मेरे पड़ोसी पर, जो ये रोड पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, राइट? लेकिन अगर कोर्ट में कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और कोर्ट उन प्रोसीडिंग्स को रोक देता है, तो हम कहेंगे स्टे लगाया है कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स पर, राइट? ये होता है इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर में फर्क। तो स्टे ऑर्डर या प्रोहिबिशन की जो रिट है वो कब लगाई जाती है? जब कोई लोअर कोर्ट अपने पावर से भी ज्यादा, अपने पावर से ज्यादा एक्ट करने लगता है, जितनी उसके पास पावर है, ठीक है, जितनी उसके पास ताकत है, उससे ज्यादा जाकर एक्ट करने लगता है, तो जो कोर्ट है, हायर कोर्ट है, वो उस पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगाता है या स्टे ऑर्डर लगाता है। तो अगर किसी लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, वो कोर्ट जो है वो सिविल केसेस ही सुन सकता है, बट अभी वो एक क्रिमिनल केस सुन रहा है जो कि उसके ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा का है, तो हायर कोर्ट जो है अभी जो केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, उस पर प्रोहिबिशन की रिट लगा सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। जब तक जजमेंट नहीं आया है लोअर कोर्ट का, तब तक आप प्रोहिबिशन की रिट को यूज कर सकते हैं, राइट? इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर। इसको प्रिवेंटिव इन नेचर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी तक लोअर कोर्ट ने मतलब जजमेंट नहीं पास किया है, प्रोसीडिंग्स चल रही है और अब बीच में ही उसे रोक दे रहे हो, बीच में ही उस पर स्टे ऑर्डर लगा दे रहे हो कि भाई ये तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन का केस है ही नहीं, कहां से सुन रहे हो, राइट? तो यहां पे प्रिवेंट हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं रुक जाएगा, जजमेंट आएगा ही नहीं। एक तरीके से गलत जजमेंट डिलीवर ना हो, कुछ गलत ना हो पार्टीज के साथ, उसे बीच में ही रोक दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है, दैट यू कैन नॉट डिलीवर जजमेंट इन दिस मैटर बिकॉज इट इज बियॉन्ड योर ज्यूरिसडिक्शन। ये आपके ज्यूरिसडिक्शन का मामला है ही नहीं, तो आप इस पे जजमेंट भी डिलीवर नहीं कर सकते हैं, राइट? रिट ऑफ प्रोहिबिशन कौन कौन से ग्राउंड्स पर इशू की जा सकती है, वो ग्राउंड्स हम डिस्कस करेंगे। जहां पे किसी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है ज्यूरिसडिक्शन, तब भी वो केसेस सुने जा रहा है, या जहां पर किसी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, उसके एक्सेस में अपने ज्यूरिसडिक्शन के आगे बढ़कर वो कोई केस सुन रहा है, तब वहां पर इस रिट को आप इशू करवा सकते हो।
जहां पर नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, वहां पर इसे इशू किया जाएगा। जहां पर कोई स्टैट्यूट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वहां पर इसे इशू किया जाएगा। जहां पर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वहां पर इसे इशू किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स के केस में एक इंफीरियर ट्रिब्यूनल, एक लोअर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू की गई कि आप अपने ज्यूरिसडिक्शन से आगे बढ़कर, अपने ज्यूरिसडिक्शन से निकलकर कोई केस नहीं सुन सकते हैं। या तो जो इंडिया का लॉ ऑफ द लैंड है उसके अगेंस्ट या उसके कॉन्ट्रडिक्शन में आप कोई केस नहीं सुन सकते हैं। फोर्थ इज रिट ऑफ सर्श्योररी। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हम तब इशू कर रहे थे जब कोई लोअर ट्रिब्यूनल अपने ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा का केस सुन रहा था, प्रोसीडिंग्स अभी चल रही थी और प्रोहिबिशन की रिट इशू हो सकती थी। तो प्रोहिबिशन की जो रिट थी वो प्रिवेंटिव थी नेचर में। लेकिन क्या हो अगर वो लोअर ट्रिब्यूनल जजमेंट दे दे उस केस में, जहां पे उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वहां पे भी वो जजमेंट पास कर दे, ऑर्डर पास कर दे, तब हम क्या करेंगे? तब हम उस लोअर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, उस लोअर कोर्ट के अगेंस्ट रिट ऑफ सर्श्योररी को इशू करेंगे कि आपने अपने ज्यूरिसडिक्शन से निकलकर ऑर्डर पास किया है उस केस में। अब ये रिट जो है ये प्रिवेंटिव भी होती है और क्यूरेटिव भी होती है नेचर में। जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्ट्रियल ऑर्डर्स है उनके अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया जा सकता है। जो जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल ऑर्डर्स है सिर्फ उनके अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है। फॉलोइंग केसेस में आप इसे इशू करवा सकते हैं, जहां पर बिल्कुल ही ज्यूरिसडिक्शन ना हो लोअर कोर्ट का, फिर भी उसने केस सुना, या जहां पर अपने ज्यूरिसडिक्शन से निकलकर उसने केस सुना, जहां पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स वायलेट हुए हो, जो प्रोसीजर लॉ ने एस्टैब्लिश किया उस प्रोसीजर को जहां पर ना फॉलो किया गया हो, जहां पर जजमेंट देखकर ही आपको समझ में आ जाए कि इस जजमेंट में एरर है, ऑन द फेस ऑफ इट आप समझ जाओ कि यहाँ पे इस जजमेंट में एरर है कोई ना कोई। रिट ऑफ क्वो वारंटो मतलब बाय व्हाट वारंट। जब कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस को क्लेम करता है कि हाँ ये जो पब्लिक ऑफिस है यहाँ पर मेरे बैठने का हक है, मैं इस पोजीशन को डिजर्व करता हूं, तो कोर्ट उससे पूछती है भाई बाय व्हाट वारंट, किस अथॉरिटी से आप इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं। जिस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, उसके जो एक्शंस है, उसका रिव्यू किया जाएगा थ्रू रिट ऑफ क्वो वारंटो। ये एक जुडिशियल कंट्रोल का तरीका है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस है या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसका मिसयूज ना कर पाए। कोई भी पर्सन जो कि पब्लिक पोस्ट के लायक नहीं है उसको एक तरीके से होल्ड नहीं कर सकता है, वो एक तरीके से एलिजिबल ही नहीं है उस पब्लिक पोस्ट को होल्ड करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस रिट का यूज होता है। रिट ऑफ क्वो वारंटो को पिटीशन कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ही फाइल करो बिकॉज आप अग्रीव्ड पार्टी हो, कोई भी इसके लिए फाइल कर सकता है। मान लो कोई पर्सन है जो जबरदस्ती एक आईएएस की कुर्सी पर जाकर बैठ गया और बोला कि मैं ही आईएएस ऑफिसर हूं, राइट, तो जरूरी नहीं है जिसको उस कुर्सी पर बैठना था वही जाके रिट ऑफ क्वो वारंटो फाइल करे। नहीं, अगर आपको पता है कि आपको ये लग रहा है कि चीज गलत है तो आप भी रिट ऑफ क्वो वारंटो की पिटीशन डाल सकते हो कोर्ट में। किसी प्राइवेट कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट रिट ऑफ क्वो वारंटो इशू नहीं हो सकती है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल 32 खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से आर्टिकल 32 में जो पिटीशंस डाली गई हैं उनको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। आर्टिकल 226 डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है हाई कोर्ट को। आर्टिकल 32 में कोई भी रिट पिटीशन डाल सकता है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। आर्टिकल 226 में आप फंडामेंटल राइट वायलेट होने की पिटीशन तो डाल ही सकते हैं, बल्कि किसी और पर्पस के लिए भी इसमें पिटीशन डाली जा सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस वक्त आर्टिकल 2 आप एक तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 226 सस्पेंड नहीं होता है, यानी हाई कोर्ट के पार उस वक्त भी कंटिन्यू रहते हैं और आप उनका यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 32 को टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यानी पूरी कंट्री में ये लागू है, पूरी कंट्री में इसको यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 226 का लिमिटेड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यानी हर हाई कोर्ट, हर स्टेट में जो हाई कोर्ट है उनके हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को समझेंगे। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, बहुत जरूरी है, इसी से मोटिवेशन आता है वीडियोस बनाने का। कोई नए टॉपिक पर चाहिए प्लीज बता दो, कोई सजेशंस है, लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आकर भी बात कर सकते हो। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का स्कोप वाइड कर दिया अंडर आर्टिकल 32 और फॉलोइंग गाइडलाइंस इशू की। कोई भी अगर गरीब व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, वो किसी भी जज को एक लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट में अपना फंडामेंटल राइट एनफोर्स करा सकता है।
आर्टिकल 32 के अंडर में जो कोर्ट है वो कंपेंसेशन भी ग्रांट कर सकती है लोगों को इन एप्रोप्रिएट केसेस। जिनके पास पैसा नहीं है इंडिया में, उनके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए जो कोर्ट है वो सोशियो लीगल कमीशंस को भी अपॉइंट कर सकती है या कुछ प्रोसीजर्स भी दे सकती है जिसके थ्रू उनके फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कराए जाएं। जुडिशियल एक्टिविज्म को हम डिस्कस करें उसके पहले मेरे सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ में टीओ लीगल गाइड पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मैं वहां पर शेयर करती हूँ, उसे भी जाकर जरूर देखिएगा और चैनल को ऑफकोर्स शेयर जरूर करिएगा। जब भी एक तरीके से जो गवर्नमेंट है अपने फंक्शंस अच्छे से पूरे नहीं करती है, अपने जो एक तरीके से अथॉरिटी उसको सही से एक्सरसाइज नहीं करती है, लोग एक तरीके से जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ता है और अपनी एक्टिविस्ट अप्रोच दिखानी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1979। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीडी ट्रायल है, जो प्रिजनर्स है उनका स्पीडी ट्रायल होना एक तरीके से फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इश्यू किए थे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि इमीडिएटली ऑर्डर्स पास करिए कि स्मोकिंग को बैन किया जाए पब्लिक प्लेसेस पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और इंक्लूडिंग रेलवेज। तो ये एक्टिविस्ट अप्रोच दिख रही है आपको सुप्रीम कोर्ट की। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट। छोटे बच्चों को यार जहाँ पे मैच बनते हैं, मैच बॉक्सेस बनते हैं, उन फैक्ट्रीज में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, उन फैक्ट्रीज में उनको एम्प्लॉय करके काम नहीं करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, जो कि अलाउड नहीं है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।